नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लेखपाल परीक्षा की जो डेट है वह अनाउंस कर दी गई है। आपकी जो परीक्षा है 19 जून को होने वाली है। तो इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और जीके जीएस और करंट अफेयर्स की मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज के माध्यम से हम 1000 से ज़्यादा जो मोस्ट सेलेक्टेड जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते हैं उनको मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस सीरीज में लगभग आपको 10 से लेकर 12 वीडियोस दिए जाएंगे। प्रत्येक वीडियोज में आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे तथा ये सभी जो प्रश्न आपके होंगे आपके लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे तथा आपके एग्जाम में जो 25 प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, मैक्सिमम चांस रहेंगे कि इस सीरीज से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी अगर आपको करनी है तो कम से कम इस सीरीज को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही जीके जीएस और करंट अफेयर्स की मैं प्रैक्टिस सेट की भी सीरीज चला रहा हूँ। वो तो आपको डेली मिलता रहेगा, लेकिन यह जो आपकी सीरीज है 1000 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, यह लगभग 2 से 3 दिन के गैप पर आपको मिलती रहेगी। तो लगभग 10 से 12 वीडियोज इसमें मैं आपको पहुँचाऊँगा तथा इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जैसे वीडियो अपलोड होगा वहां पर दे दूंगा। तो आज के सेशन हमारा पहला है। आइए देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 100 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यह जो सीरीज है 1 लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल। मोल का जो इस्तेमाल है यह किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। तो आप इसके बारे में याद देखिएगा, मोल इसका राइट आंसर है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है। आपको मिलेगा कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत जो आपकी परियोजना है आपको मिलेगी तमिलनाडु राज्य में। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था, उसका नाम, उसकी लोकेशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप जिसका नाम है भूकंप अलर्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया था। तो उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया था। इसके बारे में आप याद देखिएगा। उबंटू क्या है। तो उबंटू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। कंप्यूटर के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप। और सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। काफ़ी न्यूज में यह मंदिर था, टेम्पल था। तो सबरीमाला मंदिर आपको मिलेगा केरल में। राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल में। और अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक जो नमक मार्च निकाला था, आपको पता होगा। तो दांडी, जहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था, गुजरात के किस जिले में यह आता है आपको बताना है। तो दांडी नामक जो स्थान है गुजरात के समुद्र तट से लगा हुआ है। यह स्थान एक गांव है और जो कि नवसारी जिले में आता है गुजरात के। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नवसारी में। और 12 मार्च 1930 को आप डेट याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 को जो है गुजरात के साबरमती से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को स्टार्ट किया था। तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। और तथा आपका जो दांडी नामक स्थान है यह एक समुद्र तटीय गांव है जो नवसारी जिले में पड़ता है गुजरात के। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है। तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बारे में आप याद देखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। तो बाल गंगाधर तिलक का है। इनके बारे में आप याद देखिएगा। बाल गंगाधर तिलक का यह फेमस कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इनकी जो मृत्यु थी यह 1 अगस्त 1920 को हुई थी, जिस दिन आपका क्या शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। इनके द्वारा जो है एक केसरी नामक जो है समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया जाता था। इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। केसरी नामक जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन कौन करता था। तो आपके बाल गंगाधर तिलक करते थे। और इसके अलावा गणपति उत्सव और आपका जो एक शिवाजी उत्सव था, इसकी शुरुआत भी आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना था? तो दिल्ली चंडीगढ़ का जो हाईवे था यह भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना था। तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में मिलेगा आपको केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की जो है स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा हाल ही में भारत की जो सरकार है वह 5 अक्टूबर को मनाएगी नेशनल डॉल्फिन डे, इसकी घोषणा की गई थी, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और किस भारतीय राज्य की भूमि तटरेखा सबसे लंबी है? तो मैंने बताया था आपको बहुत बार इसके बारे में कि फर्स्ट पे आपका जो है गुजरात आता है तटरेखा के लंबाई के मामले में, और सेकंड पे आपका आता है आंध्र प्रदेश। और सेकंड भी आप याद देखिएगा, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है तटरेखा की लंबाई के मामले में, और फर्स्ट पे आपका गुजरात है। तथा टोटल तटीय राज्य भारत के कितने जिनकी जलीय सीमा है? टोटल 9 राज्य हैं तटीय भारत के, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत की संसद के द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसको हम पर्यावरण अधिनियम को छाता विधान भी कहते हैं, अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। तो यह जो आपका पर्यावरण अधिनियम था यह 1986 में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट 1986। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो आपका जो सेरीकल्चर यह संबंधित है रेशम की खेती से। इंपॉर्टेंट है, रेशम की खेती से संबंधित है आपका सेरीकल्चर, सुपर इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस पहली है यह किन 2 स्थानों के मध्य चलाई गई थी? तो पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी वो चलाई गई थी नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच, और जो दूसरी वाली थी यह न्यू दिल्ली से आपकी चलाई गई थी कटरा के बीच, जम्मू का जो कटरा स्थान है वहाँ चलाई गई थी दूसरी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसका जो डब्बे होते हैं वंदे भारत ट्रेन के जो डब्बे होते हैं कहाँ बनते हैं? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसके डब्बे बनते हैं। तथा हाल ही में जो बजट हमारा पेश किया गया 2022-23 का, इस बजट में यह घोषणा की गई है कि लगभग 400 जो नई वंदे भारत ट्रेन है उनका निर्माण किया जाएगा। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है, 400 नई वंदे भारत ट्रेन भी बनाई जाएंगी, इस बजट में घोषणा की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ पर खोला गया है? तो भारतीय रेलवे का पहला जो फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल यह खोला गया बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? तो द हेग, नीदरलैंड में एक जगह है द हेग, यहीं पे आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो गोबी मरुस्थल आपको मिलेगा एशिया महाद्वीप में, तथा एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसके बारे में याद रखिएगा। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। इंपॉर्टेंट है, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने, पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, और पहला युद्ध आपका लड़ा गया था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो पहला युद्ध था पानीपत का वह लड़ा गया था। तथा इस युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर था उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना भी कर दी थी 1526 में। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। इंपॉर्टेंट है। तथा वर्तमान में 545 सीटों पर ही चुनाव होते हैं। कितने? 545 सीटों पर ही चुनाव होते हैं, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तथा गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो सीपीयू को जो है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो यह बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। तो आप इसे याद रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना जो है बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकंड प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि इसमें जो है मिनिमम कितनी राशि जमा की जा सकती है सुकन्या समृद्धि योजना में, और मैक्सिमम कितनी राशि जमा की जा सकती है सुकन्या समृद्धि योजना में? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी प्रश्न मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ उनको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा, उनका जवाब देने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एडिशनल प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी देखिए 2021 के जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने थे उनका आयोजन टाल दिया गया था कोरोना के चलते। तो 2021 वाले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे ये 2022 में किए जाएंगे कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में। तथा 2023 के अगले आपके होंगे मध्य प्रदेश में। तो इसे भी आप याद देखिएगा, यानी कि 2023 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये होगा मध्य प्रदेश में, वहीं 2022 का होगा हरियाणा के पंचकुला में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है किस वर्ष चालू किया गया था? तो 1969 यानी कि 1969 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो प्रथम प्रयास था किया गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो फेमस व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था कि जो भारत का धन है किस तरह से विदेशों में जा रहा है और भारत किस प्रकार से गरीब होते जा रहा है, यह इस पुस्तक में बताया गया था जो लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा दादा भाई नौरोजी ने जो है 3 इंपॉर्टेंट सेशन की जो है अध्यक्षता की थी कांग्रेस के। आप चलिए हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, कौन कौन से 3 अधिवेशन थे जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी कांग्रेस के। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो संविधान संशोधन तो आपका 1976 में हुआ था। इसका नाम था 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। इसी के तहत भारतीय संविधान में आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे, यानी कि जो आपके मौलिक कर्तव्य थे, उनको ऐड किया गया था, उनको सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनको याद रखिएगा। तथा आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A के अंतर्गत, आर्टिकल 51 क के अंतर्गत जो है इनको सम्मिलित किया गया। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा किनके सुझाव पर इसको सम्मिलित किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति, आप याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर ही इन मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। सूर्य की चमकती सतह को किस रूप में जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, सूर्य की चमकती सतह को किस रूप में जाना जाता है? तो फोटोस्फीयर, यानी कि जो सन की चमकीली सतह होती है उसको हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है? तो बॉयलर के नियम के अनुसार जो स्थिर तापमान होता है उस पर गैस का जो आयतन होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो बॉयलर के नियमानुसार इसके बारे में आप याद रखिएगा। मोपला जो विद्रोह था यह किस वर्ष में हुआ था? तो 1921 और 1922 के मध्य लड़ा गया था आपका मोपला विद्रोह। यह लगभग केरल में हुआ था। इसके बारे में आप याद रखिएगा। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणामों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आउटपुट प्रोसेस इसको कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। कंप्यूटर के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लगभग 3 से 4 प्रश्न जो कंप्यूटर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी कारण से जो कंप्यूटर के प्रश्न है मैंने वीडियो में सम्मिलित किए हुए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम था इसकी शुरुआत की गई थी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार के लिए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए जो भारत सरकार थी, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उसने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम को लॉन्च किया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन और गठबंधन किसकी पहल है? तो यह यूरोपियन यूनियन की पहल है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन की एक पहल है वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, येन किस देश की मुद्रा है? और येन आपकी मिलेगी जापान की करेंसी येन है। तथा जापान की राजधानी टोक्यो, तथा 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स खेल थे ये हुए थे और जापान की राजधानी टोक्यो में ही थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, जापान के नए पीएम कौन बने? फोमियो किशिडा। कौन है? तो फोमियो किशिडा जो हैं ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक हम कहते हैं। आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का जो युद्ध था किसके विरुद्ध लड़ा था? इंपॉर्टेंट है।
तो जो आपका प्लासी की लड़ाई थी 1757 में हुई थी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हो गई थी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। इसके बाद कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की, आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है। तो साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न आपके सामने है, जलियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था यह किस तिथि को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा रंग उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो धूसर जो रंग है उर्वरकों की क्रांति से जुड़ा हुआ धूसर रंग, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा धूसर। NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो यह मूल्य ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन होता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र, आपको उस क्षेत्र का नाम बताना, उस एरिया का नाम बताना है पृथ्वी के जहां पर जीवन मौजूद होता है। तो जहां पर जीवन मौजूद है उसको हम कहते हैं जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर। इसके बारे में आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, यानी कि UNSC की यहाँ पे बात हो रही, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। इसमें टोटल आपके 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 आपको मिलेंगे अस्थायी सदस्य और 10 आपको मिलेंगे अस्थायी सदस्य। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे बार्क की बात हो रही है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो मुंबई में आपको मिलेगा बार्क का हेडक्वार्टर। सापेक्षकता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो सापेक्षकता का सिद्धांत संबंधित है आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था यह सिद्धांत। इसके बारे में आप याद रखिएगा। 19वीं समानांतर रेखा किन के बीच स्थित है, यानी कि जो 19वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है। तो यह आपको मिलेगी USA और कनाडा के मध्य। इसके बारे में आप याद रखिएगा। USA और कनाडा के मध्य स्थित आपकी है 19वीं समानांतर रेखा। इसके बाद पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की यहाँ पे बात हो रही भारत की पहले। तो एप्पल जो था भारत का पहला संचार उपग्रह था। भारत की संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम बार किसने दिया था। तो भारत की संविधान सभा का जो विचार था यह सर्वप्रथम दिया गया था M.N. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा। तो M.N. रॉय ने सर्वप्रथम बार संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, M.N. रॉय। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 51वां प्रश्न आपके सामने है, यूनेस्को के द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर सूची में, मतलब विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब सम्मिलित किया गया था। तो ये डेट आप याद रखिएगा 1979 में। कब। तो 1979 में जो यूनेस्को है इसके द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1979। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूप आपको मिलेगा कहाँ पर, MP में आपको मिलेगा सांची स्तूप। इसके बारे में आप याद रखिएगा। किस देश में सबसे पहले सहकारी कृषि का प्रारंभ हुआ था। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। सहकारी कृषि का जो प्रारंभ था सबसे पहले हुआ था डेनमार्क में। इसके बारे में आप याद रखिएगा, डेनमार्क। और HTTP का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा क्या होता है। तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूरा नाम होता है HTTP का। किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। AB रक्त समूह वाले जो रोग होते हैं उनको हम सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के नाम से जानते हैं। तथा सार्वभौमिक दाता हम किसे कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर हम किसे कहते हैं। तो O रक्त समूह वाले व्यक्ति को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। कांग्रेस के उस सेशन का आपको नाम बताना जिस सेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्ति की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग थी यह कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 इसमें की गई थी। तथा कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1929 के लाहौर सेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपका जो गोल गुंबद है किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। तो गोल गुंबद आपको मिलेगा कर्नाटक राज्य में। इसे आप याद कर लीजिएगा। कर्नाटक में आपको मिलेगा प्रसिद्ध गोल गुंबद। और सेब से संबंधित रोग को क्या कहा जाता है, यानी कि सेब में जो रोग लगता है, यानी कि जो एप्पल में रोग लगता है उसको हम क्या कहते हैं। तो फायर ब्लाइट। सेब में लगने वाले रोग को कहा जाता है फायर ब्लाइट। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। तो कोशिका।
कोशिका की जो खोज है की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली जो सुपर फास्ट ट्रेन थी इसका नाम था डेक्कन क्वीन, इंपॉर्टेंट है। डेक्कन क्वीन जो थी ये भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी। मानव विकास सूचकांक 2021 में कौन देश आगे है, इसका जवाब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको अभी यहाँ पे रहने देते हैं। इंडेक्स को हम करंट अफेयर्स में पढ़ लेंगे, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं हम। इंडेक्स वाला जो वीडियो होगा, मैं एक सेपरेट वीडियो इंडेक्स का पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें जितने भी 2021-22 के इंडेक्स रिलीज किए गए हैं उनको आपको एक ही वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं अभी के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत आपके हैं महात्मा गांधी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत है किसके जन्मदिवस के अवसर पर की गई थी, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर को इनका जन्मदिवस होता है ना, तो 11 अक्टूबर को ही सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत भी की गई थी। वर्ष आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका वर्ष क्या था। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, यानी कि पित्त किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो यकृत यानी कि लीवर के द्वारा जो है पित्त का स्रावन किया जाता है, यानी कि पित्त जो होता है वह स्रावित होता है यकृत यानी कि लीवर से। और भारत में जो है किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, तो निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की जो पहल की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, आप इसे याद कर लीजिएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। रूर क्षेत्र जो है किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, तो जर्मनी का जो है यह एक इम्पॉर्टेंट औद्योगिक क्षेत्र है रूर। यह जो एरिया है यह कोयला उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कोयला प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस ये एरिया है रूर क्षेत्र जो आपको मिलेगा जर्मनी में। जीएसटी किस तरह का कर है, तो जीएसटी जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, जिसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2017 से यह लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद लेंस नेत्र लेंस जो है इसकी अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन किसका कारण बन सकता है, तो नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन जो है निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 800, इंपॉर्टेंट है। परम 800 जो है यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो CaOH2 जो होता है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में, ये डेट भी आपको याद रखना है। और नींबू के रस का pH मान लगभग यहाँ पे कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो नींबू के रस का pH मान होता है 2 तथा नींबू जो होता है अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अम्लीय यानी कि 2 होता है pH मान नींबू के रस का। इसके बाद 71वां प्रश्न आपके सामने है, और ब्रायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित है, तो ब्रायोफाइटा का संबंध आपका मार्केंसिया वनस्पति से है, आप याद कर लीजिएगा, मार्केंसिया वनस्पति से संबंधित आपका है क्या, तो ब्रायोफाइटा। हुमायूं नामा जो है किसके द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, तो हुमायूं नामा लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामा की रचना की गई है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको मिलेगा उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट है, तथा भारत का यह पहला नेशनल पार्क भी था जिम कॉर्बेट, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है, तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु जो है आपका इसरो की मार्केटिंग शाखा है, आप इसे याद कर लीजिएगा, इसरो की जो मार्केटिंग शाखा है उसका नाम बेंगलुरु वाले का क्या है, तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो सोमनाथ झा जो हैं नए चेयरमैन बने हैं इसरो के, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन बने आपके सोमनाथ झा, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो भारत की जो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है इसका नाम है अटल सुरंग, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो जो आपका ज्वाइंट सेशन होता है, यानी कि जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसको बुलाता कौन है, बुलाते तो इस बैठक को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति, परंतु इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है इसकी अध्यक्षता। तो फैक्ट आपको याद रखना है। जो आपकी बेरी नामक बीमारी होती है, बेरी नामक जो रोग होता है, या किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से आपका होता है बेरी नामक रोग। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विटामिन B1
इसके बाद इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था, तो इब्न बतूता आपका मोरक्को का मूल निवासी था। इंपॉर्टेंट है, मोरक्को का मूल निवासी था इब्न बतूता। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो जातक कथाएं आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं, इसके बारे में आप याद देखिएगा। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, तो कर्नाटक और बेंगलोर के मध्य आपको मिलेगा कावेरी नदी जल विवाद। इसके बाद गीत गोविंद किसने लिखा था, तो जयदेव के द्वारा लिखी गई थी गीत गोविंद। इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था, तो कैबिनेट मिशन आपका आया था मार्च 1946 में। इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सेशन की अध्यक्षता की थी, तो एकमात्र अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लास्टिक में किसका उपयोग होता है, तो प्लास्टिक में जो है आपका एथिलीन का उपयोग होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान था भगवान महावीर का मूल नाम। इसके बारे में आप याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी आपसे पूछी गई है, तो दक्षिण अफ्रीका देश की जो प्रशासनिक राजधानी वो है प्रिटोरिया। इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। जोजिला टनल आपको कहाँ पे मिलेगी, तो जोजिला टनल जो आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर यूटी में, यानी कि हमारे जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे आपको मिलेगी जोजिला टनल यानी कि सुरंग। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। इसके बाद भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसोर्स परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ पर खोला गया है, तो ये उत्तराखंड में खोला गया। इंपॉर्टेंट है। अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए, तो जो रूट बन गए। इन्होंने भारत के खिलाफ जो है दोहरा शतक लगाया था अपने 100वें टेस्ट मैच में, तो जो रूट आप याद रखिएगा। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह चेन्नई में किया गया। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थापित किया गया है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यानी कि परागकण पार्क कहाँ पर खोला गया है, तो उत्तराखंड के नैनीताल में खोला गया आपका भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यानी कि परागकण पार्क। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट के 3 प्रश्न आपके सामने है, भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा आपको मिलेगी दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि साउथ वेस्ट जो मानसून है इससे जो है सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा जो है भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 100 सबसे बेहतरीन वन लाइनर्स प्रश्नों को कवर कर लिया। यह पार्ट 1 हमारा था इस सीरीज का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।